हेलो दोस्तों, मेरा नाम नीतीश कुमार है। आप लोग जिस चैनल पर पढ़ रहे हैं उस चैनल का नाम है मानवीता आर्ट्स एंड साइंस क्लास। इस पर 11th और 12th का जो वीडियो है वो मिलेगा। तो मैं पहली बार जो यूट्यूब पर 12th क्लास का जो हिंदी है उसको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। ऐसे मैं जिस ऐप पर पढ़ाता हूँ उस पर मैं पढ़ा चुका हूँ। तो मैं पहली बार मुझे लगा कि यूट्यूब पर भी हिंदी को पढ़ाना चाहिए। तो मैं पहली बार जो 12th क्लास का हिंदी है उसको मैं शुरू करने जा रहा हूँ। कुछ बच्चे कहेंगे कि सर 11th क्यों नहीं, तो 11th को भी मैं पढ़ाऊंगा। बट 12th का जो सेशन बचा हुआ है बाबू वो कम बचा हुआ है, तो मैं 12th पहले शुरू कर दिया। तो हिंदी और इंग्लिश इसका रेगुलर चलेगा, 11th का भी वीडियो आएगा। यदि आप लोग मैं ये बता रहा हूँ कि आप लोग जहां भी पढ़िए रेगुलर पढ़िए। यदि आप कहीं भी पढ़ रहे हैं तो रेगुलर पढ़िए। रेगुलर पढ़ने से क्या होता है कि आपका एक कंसंट्रेशन बन जाता है, एकाग्रता उसी चैनल से या उसी टीचर से हमें पढ़ने को मन करेगा। तो कहीं भी पढ़िए बाबू, आप रेगुलर पढ़िए। और चलिए हम लोग इसको देखेंगे। हम इसे आप इसको हम जैसे कहीं कहीं होता है कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव को हटा दिया जाता है, सब्जेक्टिव नहीं बताया जाता है। मेरा पढ़ाने का कुछ अलग ही तरीका है। मैं आपको पढ़ाऊंगा, पहले आपको लेखक परिचय दूंगा जो इस चैप्टर का, जैसे कहने का मतलब है क्या चैप्टर है, तो निबंध है, बातचीत। चैप्टर का नाम है निबंध है। इनके लेखक कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट है। इनके लेखक कौन है, बालकृष्ण भट्ट है। तो इस लेखक के बारे में बाबू मैं सबसे पहले परिचय इनको दूंगा। इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनका निधन क्या हुआ था, इनका शिक्षा क्या, इनकी रचनाएं क्या, इनका निबंध क्या है, और इन्हें इनके जीवन में क्या उथल पुथल या क्या हुआ था, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। फिर मैं आऊंगा चैप्टर पर। तो चैप्टर पर जो मैं उसे कहानी के रूप में पढ़ाऊंगा, कहानी के रूप में उसे पढ़ाऊंगा और समझाऊंगा। फिर मैं इसके आंसर क्वेश्चन पर आऊंगा, जो आंसर क्वेश्चन जो आपके बुक में उस पर मैं आऊंगा। यदि फिर समय होता बचता है तो मैं ऑब्जेक्टिव की तरफ मूव करूंगा। नहीं तो मैं इतना यदि कर देता हूँ, लेखक का परिचय सभी चीज लिखा के यहाँ बता देता हूँ और मैं चाहो आपको जो कहिए समझा देता हूँ, तो आपको ऑब्जेक्टिव की जरूरत नहीं पड़ेगा। यदि सही ढंग से आप पढ़ लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव अपने आप बन जाएगा। यहाँ पर ही बच्चे बच्चे क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव। जो सब्जेक्टिव होता है वहीं से तो ऑब्जेक्टिव निकाला जाता है। आज कहीं पर आप सुने कि ऑब्जेक्टिव से सब्जेक्टिव बनाया जाता है, नहीं, सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव का निर्माण होता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, श्री गणेश के नाम लेके शुरू करते हैं। चलिए, यही चाचा कौन है, बालकृष्ण भट्ट है। जो चाचा है यही बालकृष्ण भट्ट है। हम लोग जब ड्यू का एग्जाम दे रहे थे, ड्यू का एमए हिंदी करने के लिए, तो बालकृष्ण भट्ट, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बहुत इन लोग की रचनाएं हम लोग याद किए, एकदम रट 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 के जो एग्जाम होता उसको हम लोग निकाले थे। तो एमए हिंदी हुआ था हम लोग को ड्यू में, उसका एग्जाम लिया जाता है एमए के। तो एक पेपर, एक किताब आता है, तो उस किताब मेरे पास होगा जी, यहाँ पे तो है, कहीं पर रखा हुआ है। मतलब उस किताब को हम चटनी बना दिए थे रट के भाई, एकदम पूरा का पूरा रट गए थे। एक जेएनयू का बुक था, उधर बुक कहाँ तो है, छोड़िए। तो उसको रट गए थे। तो वही कौन है, लेखक का परिचय कौन है, बालकृष्ण भट्ट है। चाचा कौन है, बालकृष्ण भट्ट है लेखक परिचय में। तो देखिए यही है चाचा, बालकृष्ण भट्ट कौन है, यही चाचा कौन है, बालकृष्ण भट्ट है। तो लेखक परिचय में कौन है, बालकृष्ण भट्ट। इनका जो जन्म हुआ था, इनका जन्म कब हुआ था, इनका जन्म हम लोग देखते हैं। इनका जो जन्म हुआ था कब हुआ था, 23 जून 1800, देखिए 1844 में। अब ये नहीं होगा, देखिए 1844 में 23 जून 1844 में इनका जन्म हुआ था। निधन मैं देख लेता हूँ, मैं किया हूँ कि नहीं किया हूँ, कैसे मैं कर रहा हूँ। हाँ ये चल रहा। एक बार क्या हुआ कि ऐसे में पूरा क्लास वर्क दिया था, यहाँ पर मेरा कैमरा या जो कहिए ऑन ही नहीं था। तो इनका जो निधन जो हुआ था कब हुआ था भाई, इनका जो मरण, जब ये मर गए कब, 1914 में मर गए थे। ये 23 जून को पैदा लिए, 1844 में मर गए 1914 में।
50, 100 यानी 56, 10, 66, 70 साल जिए। अभी के आदमी क्या कहता है, साला कितना दिन जिएंगे रे, 50 जिए कि नहीं, 60 जिए कि नहीं, 70 जिए कि नहीं। ये लोग इतना, उस समय तो हमें तो लगता है ये लोग चाट, चाउमीन, समोसा, बर्गर भी नहीं खाते होंगे, तब ये 70 साल जिए। हम लोग साला चाट, चाउमीन, बर्गर कौची नहीं खाते, हम लोग सोच रहे हैं। अब भगवान जाने, सब भगवान पर कृपा है भाई। चलिए भगवान के नाम लीजिए, अच्छा कर्म करिए, वही भगवान के नाम लीजिए और अच्छा कर्म करिए, कम से कम अच्छा कर्म करिए। ये सट जाता है तो वहां रुक जाता है। हाँ, तो निवास स्थान इनका कहाँ है, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में इनका निवास स्थान है। जो नामी नामी राइटर हुए हैं ज्यादातर उत्तर प्रदेश में हुए हैं, बिहार में भी हुए, ये नहीं कहते हैं। जैसे मैथिली शरण, ये मैथिली कवि विद्यापति हुए हैं, रामधारी सिंह दिनकर, छोड़ो सिंहासन, उन्हीं का एक राइटर, रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्र कवि है। तो ये बिहार में भी कवि अच्छे अच्छे हुए हैं। आप जैसे मान के चलिए कि यूपी में जैसे मान के चलिए कौन कौन पैदा लिए, श्री रामचंद्र कहाँ पैदा लिए, यूपी में। अब बिहार में कौन पैदा लिए भाई, तो बिहार में हमारी माँ कौन, सीता मैया। सीता मैया कहाँ, बिहार में। अब मान के चलिए यूपी में ही कौन, भगवान श्री कृष्ण पैदा लिए, तो उन्हीं की पत्नी रुक्मिणी माता कौन, रुक्मणी माता, ये भी कहाँ लिए पैदा, बिहार में पैदा लिए। तो कहने का मतलब जो पुरुष वाले भाग थे जो यूपी में लिए, और महिला वाले कहाँ, बिहार में लिए। तो एक तरह से हम लोग को ये क्या लग सकते हैं, फूफा लग सकते हैं, जो भी लगे। इन दोनों माताओं ने कहाँ पैदा लिया, हमारे बिहार की धरती पर। इनका जन्म स्थान कहाँ पर है, इलाहाबाद में, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म स्थान है। इनकी जन्म कब हुआ, 23, यही पूछा जा सकता है। ऑब्जेक्टिव बनता क्या है, ऑब्जेक्टिव यही से तो बनेगा। पूछेगा कि बाल कृष्ण भाट का जन्म कब हुआ, तो 23 जून 1844। फिर पूछेगा कि इनकी मृत्यु कब हुआ, तो 20 जुलाई 1914 में हुआ था। पूछ देगा कि बाल कृष्ण भाट उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर पैदा लिए, तो वो इलाहाबाद में पैदा लिए थे। इनकी माता का क्या नाम है, फिर पूछेगा अगला ऑब्जेक्टिव कि बाल कृष्ण भाट का माता का क्या नाम है, तो पार्वती देवी। इनके पिता का क्या नाम है, तो बेनी प्रसाद भट्ट इनके पिता का नाम है। पूछ देंगे इनके पिता एक क्या थे, तो इनके पिता एक व्यापारी थे। बाल कृष्ण भाट के पिता क्या थे, व्यापारी थे, और माता एक सुसंस्कृत महिला जिन्होंने बाल कृष्ण भाट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा को जगाई थी। मनु इनकी जो महिला थी, एक भारतीय नारी, सुसंस्कृत महिला थी, जिन्होंने बाल कृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि यानी पढ़ने की रुचि जगा रखी थी। माँ ही एक ऐसा होता है जो बच्चों को प्रेरित करते। यदि माँ अनपढ़ भी है तो अपने बच्चों को प्रेरित करेगी कि जाओ स्लेट लो, गांव में पढ़ने जाओ पढ़ने जाओ, कोचिंग जाओ, क्लास जाओ। माँ एक ऐसा पति है कि माँ कभी भी आपको बुरा नहीं चाहेगा। पृथ्वी पर 2 या 3 ही लोग हैं जो आपको कभी भी बुरा नहीं चाहेंगे, माँ, बाप, टीचर। ये तीनों आपको चाहते हैं कि हमसे बच्चा हमसे ऊपर जाए। यदि कोई माँ बाप चाहता है कि हमारा बच्चा हमसे ऊपर जाए तो हमारा नाम होगा। यदि कोई टीचर, हम यदि पढ़ा रहे हैं आपको, तो मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा जिसे मैं पढ़ा रहा हूं, यदि आप हमसे पढ़ रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा इंटर में, मैट्रिक में नंबर लाए, जिससे वह कहे कि हम ये सर से पढ़े, तो हमें गौरवान्वित महसूस होगा कि नहीं मेरा बच्चा अच्छा किया। तो दुनिया में 3 ही आदमी, माँ बाप और टीचर, जो आपका भला चाहते हैं। बाकी सब तो पति पत्नी भाई बहन सब एक रिश्ता नाम का होता है, बाकी सब रिश्ता नाम का होता है, समय आला पर कोई काम नहीं देता है। यदि आपकी माँ को पूछ दिया जाए कि आप मर जाइएगा आपका बेटा जिंदा रहेगा, तो माँ कहेगा ठीक आप हमको मार दीजिए बेटा जिंदा रहे। माँ ऐसी होती है। तो यही इनका जन्म 1844, इनका निधन 1914, 20 जुलाई 23 जून। इनका निवास स्थान कहाँ पर, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। माता के नाम पार्वती देवी, पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट है,
और ये एक व्यापारी थी, इनकी महिला एक सुसंस्कृत महिला थी जिन्होंने बाल कृष्ण भट्ट के मन में रुचि जगा रखा था। क्या चीज का? पढ़ने का था। चलिए हम लोग अगला देखते हैं इनका। चलिए करा कि इनकी जो शिक्षा, शुरुआत की जो शिक्षा प्राप्त किए थे तो उनके बारे में हम लोग इनकी शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे कि प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन 1867 ईस्वी में प्रयाग के मिशन स्कूल एंट्रेंस की परीक्षा दी थी। प्रयाग के मिशन स्कूल की एंट्रेंस की परीक्षा दी थी और इनकी वृत्ति प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन 1867 ईस्वी में। यदि पूछेगा कि शुरुआत में बाल कृष्ण भट्ट किस विषय को पढ़ते थे तो संस्कृत को, और 1867 ईस्वी के 1867 में क्या मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा दी थी। इनकी वृत्ति 1869 से 1850 तक ये प्रयाग में रहे। 1869 से जब ये परीक्षा दिए प्रयाग में मिशन स्कूल के लिए तो ये पास हो गए, तो उसी के दरमियान 1869 से 1875 तक कहाँ रहे? प्रयाग में रहेंगे। प्रयाग में रहे अध्यापन में प्रयाग में रहे और प्रयाग के CAB स्कूल में संस्कृत का अध्यापन किए। क्या किए? 1869 से 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन और 1875 के प्रयाग के CAB स्कूल में, यदि स्कूल का नाम पूछे बाबू तो स्कूल का नाम क्या है? CAB स्कूल में 1885 के प्रयाग के CAB स्कूल में संस्कृत का अध्ययन किए और 1888 ईस्वी की कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्त हुए। कब? ये 1885 में क्या हुए? प्रयाग के CAB स्कूल में संस्कृत का अध्यापन किए और 1888 में क्या हुआ? प्रयाग की कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्त हुए, किंतु उग्र स्वभाव के कारण नौकरी छोड़नी पड़ी। ये उग्र स्वभाव के थे, इनको शायद हमें लगता है इनको किसी चीज का, जैसे कोई टीचर हो चाहे या प्रिंसिपल हो कोई बात कह दे तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाए होंगे, जिस कारण से इनको क्या हो गया? नौकरी छोड़ना पड़ गया होगा। तो यही कारण उग्र स्वभाव के कारण इनको नौकरी छोड़ना पड़ा और उसके बाद लेखन कार्य पर ही इन्होंने निर्भर रहा। ये लेखन कार्य पर ही पूर्ण रूप से क्या हो गए? निर्भर हो गए। लेखन कार्य पर ही पूर्ण रूप से क्या हो गए? निर्भर हो गए। देखिए, नौकरी करने के लिए हमें धैर्य संयम भी रखना चाहिए। फिर कहा कि विशेष परिस्थितियों में पिता के निधन के बाद पैतृक व्यापार संभालने के नाम पर गृह कलह का सामना करना पड़ा। जब इनके पिता क्या थे? व्यापारी थे। तो जब इनके पिता की मृत्यु हो गई तो घर में इनको क्या हुआ? पैतृक व्यापार संभालने के नाम पर गृह कलेश, उन घर में लड़ाई झगड़ा इनका हुआ होगा भाई से, तो उसमें क्या हो गया? गृह कलेश का सामना करना पड़ा और पैतृक घर छोड़कर घोर आर्थिक संकट से जूझते हुए हिम्मत से काम लिया। मनु क्या हुआ? ये अपने घर को छोड़ दिए और घोर बहुत गरीबी को संकट से जूझते हुए और हिम्मत से काम लिया और साहित्य के प्रति साहित्य लेखन के प्रति क्या हो गए? समर्पित हो गए। देखिए, जब किसी के भी पिताजी, मान के चलिए किसी का पिताजी है, वह रोजगार कर रहे हैं, आप 2-3 भाई हैं, तो यदि अब छोटा है तो बड़ा वाला भाई यदि उस रोजगार पर है तो उस रोजगार में बड़ा वाला भाई हिस्सा देना नहीं चाहता है। वह होता क्या है? लड़ाई होता है। तो उसी का इनको सामना करना पड़ा। तो ये क्या किए कि पैतृक घर को छोड़ दिए, जिनसे इन्हें गरीबी का बहुत सामना करना पड़ा, लेकिन ये हिम्मत नहीं हारे और साहित्य के प्रति क्या रहे? ये समर्पित रहे। साहित्य के प्रति अपना समर्पण नहीं छोड़े। जो इनकी माता ने इनके मन में जो लालसा जगाई थी पढ़ने के लिए, जो लेखन के लिए, जो पढ़ने की जो लालसा जगाई थी, ये पढ़ाई कभी नहीं छोड़े और साहित्य के प्रति इनका लगाव क्या रहा? जागरूक रहा।
तो देखिए ऑब्जेक्टिव जो होता है यहीं से बनता है बाबू। अब पूछ देगा कि 1888 ईस्वी में ये किस कहां पर ये पढ़ा रहे थे, तो पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक रहे। तो फिर पूछेगा कि नौकरी क्यों छोड़ दिए, तो उग्र स्वभाव के कारण ये क्या हुए, ये नौकरी को छोड़ दिए। फिर पूछेगा कि ये प्रयाग में कब से कब तक रहे थे, तो 1869 से 1850 तक रहे बाबू। और किस स्कूल में ये 1850 ईस्वी में पढ़ाए थे, तो CAB स्कूल में पढ़ाए थे। या पूछ देगा कि CAB में कब ये अध्यापक या अध्यापन किए थे, तो 1885 ईस्वी में किए थे। ऑब्जेक्टिव देखिए यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव खोजा जाए तो 20 ऑब्जेक्टिव तो यही इसी में बन जाते हैं। 100 ऑब्जेक्टिव एक चैप्टर में बन जाएगा, या 50 ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव का कोई अथी नहीं है। हाँ, यदि हम इसको अच्छे से लेखक परिचय को देख लेते हैं, तो लेखक परिचय से मैं दावे के साथ कहता हूँ एक भी चैप्टर, एक भी क्वेश्चन नहीं मिस करेगा, बशर्ते आपको बाबू इसको रिवाइज करना होगा, इसको लिखना होगा और पढ़ना होगा। ये नहीं कि हम पढ़ा दिए आप फिर छोड़ दिए, नहीं, इसको लिख कर पढ़ना होगा। चलिए बाबू आगे देखते हैं। क्या कह रहा, देखिए कह रहा कि रचनात्मक सक्रियता, जो रचनात्मक, इनका जो रचनात्मक रचना किए थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी वर्धनी सभा, इन्होंने हिंदी वर्धनी सभा प्रयाग की ओर से 1877 में हिंदी प्रदीप नामक इन्होंने मासिक पत्र निकालना प्रारंभ किया। मतलब जो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे उनसे ये प्रेरित होकर हिंदी वर्धनी सभा से जुड़ गए, और प्रयाग से 1877 ईस्वी में हिंदी प्रदीप इनका पहला जो था, ये हिंदी प्रदीप इनका पहला मासिक पत्र निकालना इन्होंने क्या किया, प्रारंभ किया। इससे वे 33 वर्षों तक चलाते रहे। जो हिंदी प्रदीप जो पत्रिका था, इसको कितने वर्षों तक चलाते रहे, तो 33 वर्षों तक चलाते रहेंगे। यदि पूछा जाएगा यहाँ पर बाबू कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपना पहला मासिक पत्र कहां से निकाला, तो प्रयाग से निकाला। कौन सा निकाला, तो हिंदी प्रदीप निकाला। और किस सभा से जुड़े बाबू, तो ये हिंदी वर्धनी सभा से जुड़ने के बाद इन्होंने कब 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र को निकालना प्रारंभ किया। और इसको कितने वर्षों तक चलाया, 33 वर्षों तक चलाया। कितने वर्षों तक चलाया, 33 वर्षों तक चलाया। इसमें नियमित रूप से सामाजिक, जो इसमें नियमित रूप से सामाजिक, साहित्यिक, नैतिक, राजनीतिक विषयों पर निबंध लिखते रहे। जो हिंदी प्रदीप था उसमें ये क्या कर रहे थे, तो नियमित रूप से मतलब पर डे उसमें किस किस चीज पर बल दे रहे थे, सामाजिक पर बल दे रहे थे बाबू, साहित्यिक नैतिक पर बल दे रहे थे, राजनीतिक पर बल दे रहे थे, राजनीतिक विषयों पर ये निबंध लिखते रहे। फिर 1881 में ही वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा की। कब, यदि पूछा जाएगा कि बाल कृष्ण भट्ट ने कब वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा की, तो 1881 ईस्वी में वेदों की इन्होंने समीक्षा की। और 1886 ईस्वी में लाल श्रीनिवास दास के साथ संयोगिता स्वयंवर की कठोर आलोचना की। इन्होंने क्या किया, 1886 ईस्वी में लाला श्रीनिवास दास के साथ संयोगिता स्वयंवर का इन्होंने काफी आलोचना किया। संयोगिता स्वयंवर के बारे में यदि मैं बताऊं, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं कि संयोगिता स्वयंवर एक बुक होगा या किसी ने लिखा होगा। तो संयोगिता स्वयंवर जो पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता का जो प्रेम कहानी था, उसी पर इन्होंने क्या किया, कठोर आलोचना किया। और जीवन के अंतिम दिनों में हिंदी शब्दकोश के संपादन के लिए श्याम सुंदर दास द्वारा काशी आमंत्रित किंतु अच्छा व्यवहार न होने पर अलग हो गए। जब जीवन के अंतिम समय आया तो हिंदी शब्दकोश के संपादन के लिए श्याम सुंदर दास द्वारा काशी में आमंत्रित हुए, लेकिन उनकी अच्छा स्वभाव न होने के कारण ये पर क्या हो गए, अलग हो गए। श्याम सुंदर दास से क्या हो गए, अलग हो गए। इसमें यदि ऑब्जेक्टिव पूछा जाए बाबू, तो क्या पूछा जाएगा कि इनकी जो रचना शैली थी किनसे प्रेरित होकर हुआ था, तब भारतेंदु हरिश्चंद्र से हुआ था।
ये किस सभा से जुड़ गए बाबू? तो हिंदी वर्धनी सभा से जुड़ गए। 2, ये प्रयाग की ओर कब गए? तो 1877 में। इनका जो हिंदी प्रदीप निकला कब निकला? 1877 में। ये कैसा चीज था? तो मासिक पत्रिका था, इन्होंने निकाला। और इसको कितने वर्षों तक चलाया? तो इसको 33 वर्षों तक चलाया। इसमें किस किस चीज पर लिखा गया था? इस पर सामाजिक, साहित्यिक, नैतिक और राजनीतिक विषयों पर निबंध लिखते रहे। और 1881 ईस्वी में इन्होंने वेदों की क्या किया? समीक्षा की। और 1886 ईस्वी में लाला श्रीनिवास दास के साथ इन्होंने संयोक्ता स्वयंवर की कठोर आलोचना किया। और जीवन के अंतिम दिनों में इन्होंने हिंदी शब्दकोश के संपादन के लिए श्याम सुंदर दास द्वारा काशी में आमंत्रित हुए। लेकिन उनका स्वभाव अच्छा न रहने के कारण ये उनसे श्याम सुंदर दास से क्या हो गए? अलग हो गए। चलिए लेखक परिचय में हम लोग इतना देखें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं बाबू। इसी तरह से यदि मैं बताऊं तो लेखक परिचय का आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, बशर्ते आपको क्या करना होगा? इसको लिख कर याद करना होगा और रिवाइज करना होगा बाबू। ये नहीं कि मैं पढ़ा दिया बस छोड़ दीजिए, तो असंभव। क्या एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं मिलेगा? फिर कहेगा अरे मास्टरवा ना पढ़े लिखो है, चला ऑनलाइन वाला से पढ़ लिया ना तो मास्टरवा कुछ पढ़े लिखो कुछ ना पढ़े लिखो, ऐसी आके खाली कालू की लाइक शेयर करिए कमेंट करिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। यदि मैं जो पढ़ा रहा हूँ आप उसको नोट करिए और नोट करके उसको बाबू रिवाइज करिए। फिर कहिए कि यदि क्वेश्चन नहीं आता तो मास्टरवा का दोष है। मास्टरवा का दोष ऐसी नहीं है। यदि हम लोग, मैं जब मान के चलता हूँ, यदि हम लोग कोटा जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, दिल्ली का तो मैं नहीं मानता हूँ, यदि कोटा जाते हैं, कोटा में यदि किसी बच्चे का सिलेक्शन नहीं होता है तो उसमें टीचर का कोई दोष नहीं है। मैं ये कहता हूँ क्योंकि वहाँ पर टीचर आपको हर समय एनी टाइम अवेलेबल होते हैं, सिर्फ रात को छोड़कर बाकी सभी टाइम आपको टीचर अवेलेबल है, अच्छा पढ़ाए। तो वहाँ पर मास्टर का दोष नहीं, वहाँ पर लड़का का दोष होता है। तो उसी तरह से मैं आपको कहता हूँ कि आप इसको पढ़िए हमसे, आप इसको लिख लीजिए, लिख के इसको याद करिए, तब मास्टरवा का दोष नहीं रहेगा। हाँ, मास्टरवा का दोष कब रहेगा? जब इससे नहीं आएगा तब मास्टरवा का दोष रहेगा। तो चलिए मैं पढ़ा रहा हूँ बाबू, इसको ध्यान से पढ़िए और लिखिए और याद करिए और अच्छा नंबर लाइए। चलिए, इनका जो रचनाएं में आ जाइए, इनका जो रचना है तो इनका उपन्यास है। पहला क्या है? रहस्य गाथा है। दूसरा नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, गुप्त बैरी, रसताल यात्रा, उचित और दक्षिणा, और हमारी घड़ी, और सद्भाव का अभाव। इनका 8 गो जो उपन्यास है तो क्या है? रहस्य गाथा पहला, दूसरा नूतन ब्रह्मचारी, तीसरा 100 अजान एक सुजान, चौथा गुप्त बैरी, फिर रसाताल यात्रा, फिर उचित दक्षिणा, फिर हमारी घड़ी, फिर सद्भाव का अभाव। इनकी रचनाएं में उपन्यास 8 गो है। अब आ जाइए नाटक। नाटक में आ जाइए पद्मावती, दूसरा आ जाइए किराता अर्जुनीय, तीसरा आ जाइए बेनी संघर्ष, चौथा शिशुपाल वध, पांचवा नल दमयंती या दमयंती स्वयंवर, फिर छठा शिक्षादान, सातवां चंद्रसेन, आठवां सीता वनवास, और नौवां पतित पंचम, और 10वां मेघनाथ का वध और कट्टर, 11वां सुम की एक नकल, 12वां बृहनलला, और 13वां इंग्लैंडेश्वरी और भारत जननी, 14वां भारत वर्ष और कली, और 15वां दो दूरदेशी, 16वां एक रोगी और एक वैद्य, 17वां रेल का टिकट, खेल, और 12वां बाल विवाह आदि। तो ये देखिए, यदि आपसे पूछा जाए कि भट्ट ने कितना उपन्यास लिखा है? कितना लिखा है बाबू? 8 लिखा है। और नाटक कितने लिखा है? तो भट्ट ने नाटक कितना लिखा है? 18 गो। कितना? 18 गो नाटक और 8 गो उपन्यास लिखा है। तो ये जो है ये मोटा मोटी है। यदि पूछेगा कि
बाल कृष्ण भट्ट ने कितने नाटक लिखे? अब उसमें रहेगा 18, 16, तो 18 इसके अनुसार हम देंगे, इस किताब के अनुसार। और लिखे होंगे उसका जिस किताब में है उतना आपको बता रहे हैं। यदि उपन्यास इन्होंने और लिखा होगा तो इस किताब के अनुसार आपसे पूछा जाएगा कि वो और दूसरा चीज से नहीं पूछा जाएगा। इसमें आपसे पूछ दिया जाएगा कि शिशुपाल वध का राइटर कौन है? अब उसमें रहेगा भारतेंदु हरिश्चंद्र, चंद्रधर शर्मा गुलेरी रहेगा, और ये रहेंगे बाल कृष्ण भट्ट रहेंगे, आप अमृतलाल नागर रहेंगे। तब उसमें हमको किसको मारना है? बाल कृष्ण भट्ट को मारना है। अब आ जाए सीता वनवास किसका? तो ये वाला बाबू, यही वाला मैं पूछ रहा हूँ, जो ऑब्जेक्टिव बनता है बाबू इसी से बनेगा ऑब्जेक्टिव, जो ऑब्जेक्टिव बनेगा बाबू इसी से। ये ना कि बेटा खाली ऑब्जेक्टिव याद कर लीजिए, नहीं, आप इसको याद कर लेते हो और इसको याद कर लेते हो तो फिर आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। पढ़िए, मैं नहीं कहता हूँ कि ना पढ़िए, बाकी आप लेखक परिचय और इसको पढ़ देते हैं तो फिर ऑब्जेक्टिव आपसे एक भी नहीं छूटेगा। आप इसको नहीं याद करिएगा, उसको याद करिएगा। अब मान के चलिए इसमें से हम 10 को वहां दिया हुआ है, अब मेघनाथ का वध नहीं दिया हुआ, पूछ दिया क्या कि मेघनाथ का वध किस राइटर का है, वहां पर आपको दिया नहीं पड़ा, ऑब्जेक्टिव में छूट गया। तो ऐसा ऐसा करके 10-12 छूट गए तो 10-12 नंबर आपका तो फालतू में चल गए। तो यही चलते कहते हैं कि जो हम पढ़ा रहे हैं उसको आप पढ़िए और उसको लिखिए और फिर आप याद करिए। नहीं आता तब कहिएगा कि मास्टर वह कुछ नहीं पढ़ाया। चलिए तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या? प्रहसन, जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का बीस, आचार विवंडना आदि, निबंध 1000 के आसपास निबंध और जिसमें 100 से ऊपर बहुत महत्वपूर्ण, और भट्ट निबंध माला नाम, भट्ट निबंध माला नाम से 2 खंडों में एक संग्रह प्रकाशित किया गया। बोला जा रहा है कि जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का बीस, आचार विवंडना आदि निबंध इन्होंने 1000 के आसपास निबंध लिखे, जिसमें से 100 से ऊपर इन्होंने महत्वपूर्ण निबंध लिखा। समझ रहे हैं? 1000 निबंध को लिखना, उसके आसपास लिखे और उसमें से 100 निबंध क्या थे? बहुत महत्वपूर्ण थे। इनकी एक भट्ट निबंध माला, इनकी एक भट्ट निबंध माला नाम से 2 खंड एक संग्रह में प्रकाशित हुए। यदि पूछा जाएगा कि भट्ट का निबंध माला 2 खंड कितने संग्रह में प्रकाशित हुए, तो एक संग्रह में प्रकाशित हुए। पूछा जाएगा कि बाल कृष्ण भट्ट का निबंध माला 2 खंड कितने संग्रह में प्रकाशित हुए, तो एक संग्रह में प्रकाशित हुए। इन्होंने कितने के आसपास निबंध लिखे, तो 1000 के आसपास निबंध लिखे। और इन्होंने इनकी महत्वपूर्ण कितनी रचनाएं निबंध थी, तो 100 इनकी अति महत्वपूर्ण निबंध था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो कह रहा है, अब आ जाए बाल कृष्ण भट्ट की कुछ जीवनी के बारे में। कह रहा है कि बाल कृष्ण भट्ट आधुनिक हिंदी गद्य के आदि निर्माताओं और उन्नायक रचनाकारों में से एक है। वे भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकारों में से एक थे। उस समय 2 युग था, एक था भारतेंदु युग, एक था द्विवेदी युग। द्विवेदी युग कहने का मतलब महावीर प्रसाद द्विवेदी और भारतेंदु युग। तो उस समय 2 युग था, भारतेंदु युग और द्विवेदी युग। तो ये किस युग के कवि थे? तो बाल कृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के कवि थे। उनकी प्रमुख साहित्यकारों में से भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकारों में से एक थे। यदि पूछ दिया जाएगा कि बाल कृष्ण भट्ट किस युग के कवि थे, तो ये भारतेंदु युग के कवि थे। और ये किस टाइप के? तो साहित्यकार भारतेंदु युग के सबसे प्रमुख साहित्यकारों में से एक थे। वे हिंदी के प्रारंभिक युग के प्रमुख और महान पत्रकार थे। वे हिंदी के प्रारंभिक यानी शुरुआती दौर के महान पत्रकार और निबंधकार तथा हिंदी की आधुनिक आलोचना के प्रवर्तकों में से अग्रणी थे। मानो हिंदी के आधुनिक मतलब जो आलोचना करते थे। यदि कोई बुक किसी ने लिखा, मान के चलिए संयोगता स्वयंवर नहीं लिखा, तो इन्होंने लाला श्रीनिवास दास के साथ संयोगता स्वयंवर की कड़ी आलोचना किया था।
तो ये आधुनिक जो आलोचनात्मक जो करते थे उनमें से इनका नाम क्या आता था, सबसे ज्यादा आता था, सबसे आगे आता था। उन्होंने आधुनिक हिंदी साहित्य का अपने प्रतिभाशाली जनधर्मी व्यक्ति और लेखन से एक नवीन धरातल, नवीन दिशा और नया रूप, रंग और मानस दिया। बोल रहा है कि इन्होंने आधुनिक हिंदी साहित्य को अपने प्रतिभाशाली जनधर्मी से लेखन में एक नवीन धरातल दिया, नवीन दिशा दिया, नया रंग रूप और मानस दिया। कौन दिया? बालकृष्ण भट्ट ने दिया। निश्चय इस महत्तर युगांतकारी कार्य में वे एक एकांकी नहीं थे। स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमधन, राधा चरण गोस्वामी जैसे अनेक महान साहित्यकार उनके साथ थे। उन्हें बोला जा रहा है कि बालकृष्ण भट्ट ने ये सब जो काम किया था, आधुनिक हिंदी को अपने प्रतिभाशाली जनधर्मी बनाना, तो ये क्या क्या नवीन धरातल दिया, नवीन दिशा दिया, नया रंग रूप दिया और मानस दिया। तो निश्चय ही कहने का मतलब, जो मान के चलिए कोई एक काम करता हो तो उसमें उसका अकेले योगदान नहीं होता, उसमें अनेकों आदमी का योगदान होता है। तो वही बोला जा रहा है कि इसमें एकांकी नहीं थे। स्वयं मान के चलिए भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, प्रताप नारायण मिश्र थे, प्रेमधन थे, राधा चरण गोस्वामी जैसे अनेक महान साहित्यकार उनके साथ थे। किंतु यह एक सर्वसम्मत स्थापित मान्यता है कि अपने युग के सर्वाधिक सक्रिय और मुखर और प्रदीर्घ समय तक सुदृढ़ और निष्ठा के साथ तेजस्वी लेखन द्वारा साहित्य सेवा करते रहने वाले समर्पित साहित्यकार थे। बालकृष्ण भट्ट साहित्यकार थे। भारतेंदु युग के 2-3 प्रमुख साहित्यकारों में एक, बोला जा रहा है कि भारतेंदु युग के 2-3 साहित्यकारों में एक, जिनके अनवरत लेखन से भारतेंदु युग का रचनात्मक युग व्यक्तिगत निर्मित हुआ, तथा बोल रहा है कि भारतेंदु युग में इन्होंने इतना रचना किया तो उसका इनका युगों का क्या हुआ, आगे बढ़ा, आगे द्विवेदी युग का मूलाधार निर्मित हो सका। मनु बोल रहा है कि भारतेंदु युग में अनेक साहित्यकार हुए और उन्होंने अच्छा राइटिंग किया और अच्छा ग्रंथ लिखा, पुस्तक लिखा, तो क्या हुआ, द्विवेदी युग का क्या बना, ये मूलाधार निर्मित हो सका। साहित्य केवल कल्पना और विलास मनोरंजन की वस्तु नहीं है। बोला जा रहा है कि साहित्य जो है केवल कल्पना और विलास की वस्तु नहीं है, किंतु अपितु वह जन समूह के चित्त और विकास का संवाहक और जन संस्कृति के विकास प्रवाह का मूर्त बाढ़मय उत्पादन है, जो गहन लोक संस्कृति के उपजाता और दिशा का पाता है। यह बोधपूर्वक प्रधान मान्यता भारतेंदु युग के साहित्य बनाती है। और मनु बोल रहा जा रहा है, मेन रूप से हम यदि इसको समझाने का क्लास पढ़ रहे हैं तो इसको यदि हम समझाने की कोशिश करते हैं तो जो बालकृष्ण भट्ट है, जो भारतेंदु युग के सबसे प्रमुख कवियों में से एक माना गया है। इन्होंने अपने साहित्य के लिए इन्होंने सभी चीजों को क्या कर दिया, न्यौछावर कर दिया। इन्होंने ऐसे ग्रंथ का रचना किया जो आगे चल के भारतेंदु युग के ही जो रचनाकार थे, साहित्यकार थे, उन्होंने द्विवेदी युग को क्या कर दिया, एक रास्ता दिया। अब बोला जाता है ना कि अकबर ने अपने साम्राज्य को इतना स्थापित कर दिया था, इतना बड़ा बना दिया था, इतना सुदृढ़ बना दिया था कि जहांगीर ना चाहकर भी उसको बर्बाद नहीं कर सका और उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सका। वो औरंगजेब तक चला। औरंगजेब जैसे ही मरता है मुगल बादशाह का क्या हो जाता है, पतन होना शुरू हो जाता है। तो उसी तरह से बोला जा रहा है कि जो भारतेंदु युग ने ऐसे यहाँ पर साहित्यकार राइटर जो हुए, जो आगे जो द्विवेदी युग है उनके लिए क्या हुए, ये बहुत बड़े सार्थक सिद्ध हुए। इसके दृष्टाओं में बालकृष्ण भट्ट प्रमुख थे, आधुनिक, और इनको बोला जाता है क्या, कि बालकृष्ण भट्ट जो थे आधुनिक आलोचनात्मक, मतलब आधुनिक आलोचनात्माओं के लिए इनको बहुत जाना जाता है। अब बोला जा रहा है कि मौलिक आधुनिक हिंदी नवजागरण और राष्ट्रीयता आंदोलन के दौर में नए सिरे से अपनी भाषा और साहित्य की मौलिक लोकवादी प्रकृति और जातीय निष्ठा की पहचान करते एवं तदंत रूप, दिशा और प्रवाह का देने का कार्य किया, जिससे महान लेखकों ने अपनी रचनात्मक गतिविधियों द्वारा संपन्न किया।
जो आंदोलनों हुआ था, आंदोलन में इन्होंने अपने आंदोलनों को बढ़ावा देने के लिए अनेकों तरह का लेखन किया और उस आंदोलन को बढ़ावा दिया। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तो जो लेखक परिचय था बाबू इतना ही था। फिर हम लोग अब इसको जो होगा तो लेखक परिचय, अब इसको हम क्या करेंगे, अब इसमें जो इसका मेन चीज होगा बातचीत करके जो होगा ना चैप्टर, उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको लाएंगे और फिर उसी तरह से इसको लाके हम लोग समझाएंगे और फिर जो क्वेश्चन होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। फिर ऑब्जेक्टिव को हम लोग क्या देखेंगे। लेखक परिचय हम लोग का हो गया। अब देखिए यही जो चैप्टर है ये बातचीत, ये वाला जो चैप्टर है इसी को हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। फिर हम लोग अगले क्लास में आगे बढ़ेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे आपको तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि हाँ सर इसकी जरूरत है, आप यहाँ पर इसे कर रहे हैं। यदि मुझ में कमी है तो आप बताएं, मैं उसे सुधार लूंगा। तो हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। बातचीत को उसमें जो कहानी है उसको पढ़ाएंगे, फिर हम लोग आंसर क्वेश्चन को देखें। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और यदि चैनल आपका सब्सक्राइब है तो उसको वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। यदि जैसे ही वीडियो हम नया डालेंगे तो आपके पास पहुंच जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करें। फिर हम लोग एक नए वीडियो के साथ कल मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।